न्यूट्रल है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होने चाहिए। और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। तो इन 1886 गोल्डस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या किया था, जो प्रोटॉन या फिर हमारे पास चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, उसकी डिस्कवरी की थी। इसमें इन्होंने क्या किया था, एक कैथोड जो परफोरेटेड ट्यूब होता है उसका यूज किया था। अब देखो ये एक हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है और इस डिस्चार्ज ट्यूब से देखा जाए तो चारों ओर से ये क्या है, पूरी तरीके से क्लोज्ड है। हमको यही देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक, अब इसमें क्या किया गया है, ये हमारा इंडक्शन कॉइल एनर्जी का एक सोर्स है और इस एनर्जी के सोर्स से हमने कनेक्ट किया हुआ है किसको, कैथोड और एनोड जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होते हैं उसको। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम कोई गैस पास करते हैं और गैस पास करने के बाद हम क्या करते हैं, इसके थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वहां पर जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करने लगते हैं। कहाँ से कहाँ, एनोड से, जो हमारा एनोड टू द कैथोड, फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड, एनोड से वो कहाँ पे आ रहे हैं, कैथोड पे आ रहे हैं। जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो कहाँ से कहाँ पास हो रहे हैं, एनोड से ट्रांसफर होते हुए वो कौन सा डायरेक्शन पे आ रहे हैं, कैथोड के डायरेक्शन पे आते हैं। और जैसे ही वो कैथोड के डायरेक्शन पे आते हैं, होता क्या है, ये जो कैथोड वाला एरिया है, ये कैथोड वाला एरिया क्या करने लगता है, शाइन करने लगता है, एक शाइनिंग शो करता है। उसी शाइनिंग को यहाँ पर फ्लोरोसेंस के फॉर्म पे शो किया गया है। मींस जो कैथोड की ये वॉल होती है, ये जो वॉल होती है, ये वॉल क्या करने लग जाती है, शाइन करने लग जाती है। ठीक है, और इसी रे को देखो, साइन करने का मतलब है किसी ना किसी तरीके का वहां पर क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा, लाइट प्रोड्यूस हो रहा होगा। क्योंकि सिर्फ अगर पार्टिकल्स होंगे तो वो पार्टिकल्स इधर उधर क्या करेंगे, मूव करेंगे। अगर आप एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हो तो, और पार्टिकल्स अगर मूव करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है वहां पर कोई साइनिंग हमको दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई रे आप पास करते हो तो वो रे उसके वॉल से क्या होती जाएगी, टकराती जाएगी। वो रे उसके वॉल से टकराती जाएगी और वॉल से टकराने के बाद जब बहुत सारी रेस वहां पे क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी, तो बहुत सारी रेस वहां पे कलेक्ट होने पे क्या होगा, एक शाइनिंग जैसा क्रिएट होता है। उस शाइनिंग को यहाँ पर क्या बोला गया है, उस शाइनिंग को यहाँ पे बोला गया है फ्लोरोसेंस। और वो जो रे जो कि एनोड से किसके डायरेक्शन पे आ रही है, कैथोड के डायरेक्शन पे आ रही है, उस रे को क्या बोला गया, जो कि एनोड से कैथोड के डायरेक्शन पे आ रही है, उस रे को बोला गया एनोड रे। एनोड के डायरेक्शन से आने की वजह से, या फिर उसको और क्या बोला गया है, किनाल रे बोला गया है, या फिर इसको बोला गया है पॉजिटिव रे। अब उसको पॉजिटिव रे क्यों बोला गया, बिकॉज पहली बात तो वो किसके डायरेक्शन से आ रही है, एनोड के डायरेक्शन से आ रही है। अगर वो आती कैथोड के डायरेक्शन से, तो देखो अगर आपने चार्ज पास किया तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर एनोड से कैथोड के डायरेक्शन पे आ रहे हैं, तो ये जो हमारा कैथोड है यहाँ पर किसका वर्क कर रहा है, नेगेटिव चार्ज का वर्क कर रहा है। अगर ये चार्जेस नेगेटिव चार्जेस होते या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होते तो ये किधर ट्रांसफर करते, इस एनोड के साइड पे ट्रांसफर करते। लेकिन ये ट्रांसफर होते हुए कौन से डायरेक्शन पे आ रहे हैं, कैथोड के डायरेक्शन पे आ रहे हैं। तो ऐसा समझा गया कि
ये एनोड हमारा यहाँ पर किसका वर्क कर रहा है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का वर्क ना करके ये यहाँ पर हमारे लिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का वर्क कर रहा है। इस वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं यहाँ से मूव करते हुए जिस डायरेक्शन पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब जिस डायरेक्शन पर हमारा कैथोड है उस डायरेक्शन पर मूव करते हुए आ रहे हैं। मतलब एनोड से अगर कोई भी पार्टिकल आएगा तो वो पार्टिकल ऑलवेज कौन सा होगा, अगर हमारा कैथोड नेगेटिव चार्ज का रोल प्ले कर रहा हो तो वो जो पार्टिकल्स होंगे वो ऑलवेज कौन से चार्जेस के होंगे, पॉजिटिव चार्जेस के होंगे। ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स हैं, जो पॉजिटिव चार्जेस के पार्टिकल्स हैं, एक रे के फॉर्म में कंसिस्ट होते हुए कैथोड रे के वॉल पे या कैथोड के वॉल पे आ रहे हैं, तो इनको क्या बोला गया, पॉजिटिव रे बोला गया। बिकॉज ये कौन से डायरेक्शन पे आ रहे थे, नेगेटिव डायरेक्शन पे आ रहे थे, और नेगेटिव डायरेक्शन के में वही चार्जेस आएगा जो कौन सा हो, पॉजिटिव चार्जेस का हो, क्योंकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस किसमें हो रहा था, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हो रहा था। ठीक है, तो ऐसा समझा गया जो भी गैस लिया गया था उस गैस में जो पार्टिकल प्रेजेंट थे, पॉजिटिव चार्ज के अलावा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट थे, और जब हमने कैथोड को इंडक्शन कॉइल के थ्रू कनेक्ट किया और हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो उन पार्टिकल्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एनोड से कैथोड की तरफ होने लगा, जिससे ये कंफर्म हो गया कि एटम पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं। और वो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं वो किस वजह से जनरेट हुए हैं, यहाँ पर जो डिस्चार्ज ट्यूब है उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने जो गैस डाला है उस गैस की वजह से वो जनरेट हुए हैं। और जो गैस हमने यहाँ पर लिया है वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। इससे ये पता चला कि जो हाइड्रोजन गैस में पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो कौन से चार्ज पार्टिकल्स को कैरी करने का काम करते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को कैरी करने का वर्क करते हैं। ठीक है, और एटम है, पहले से हमने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स एनोड की तरफ से आते हैं, तो हमने ये कंसीडर कर लिया था कि हमारा जो एनोड है वो किसका वर्क करेगा, उस पार्टिकल का वर्क करेगा, ऐसा हमने कंसीडर कर लिया था। और उसके जस्ट अपोजिट चार्जेस में हमने किसको लिया है, कैथोड को लिया है, जिससे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उस डायरेक्शन में ट्रांसफर होता हुआ आ रहा है। अब इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का जब मास कैलकुलेट किया गया तो उसका मास लगभग किसके मास के इक्वल आया, जिस गैस को उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लिया गया था उसी गैस के वो इक्वल आया। और वो जो मास था, जो हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स निकाला था, इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू निकाला था मास का, सेम एज उतने ही मास के वो इक्वल आया, जिसकी वैल्यू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब थी। और इसी को अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में लिया जाता है और इसका सिंपल फॉर्म ESU होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU होती है। तो इससे ये पता चल गया कि चार्ज चाहे कोई भी हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, उन दोनों का जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज कितना होता है, इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा प्रोटॉन का वैल्यू आ रहा था वो हाइड्रोजन के मास के इक्वल आ रहा था। मास में चेंजेस है, याद रखिएगा, यहाँ पर इसका मास लगभग कितना आ रहा था, 1/1837 ऑफ द हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन का आ रहा था मास, और यहाँ पर प्रोटॉन का जो मास आ रहा था वो किसके इक्वल है, हाइड्रोजन के मास के इक्वल है। इस बात को याद रखिएगा, एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म पे ये बात की जा रही है। लेकिन अगर कूलाम्ब और एक यूनिट चार्ज की वैल्यू पूछी जाए तो यूनिट चार्ज की वैल्यू चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो प्रोटॉन हो उसमें क्या होती है, इक्वल होती है। लेकिन मासेस के बेसिस पे इसमें क्या क्रिएट हो जाता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 1/1837 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन होता है, जबकि प्रोटॉन जो हाइड्रोजन होता है उसके मास के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एनोड रेज जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज रेज होती हैं, वो हमको किसके, गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला, जब हमने कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड को लेकर पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स कैरी किए तो वो पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ गए, एनोड से कैथोड के साइड पे ट्रांसफर हुए। ये इससे ये पता चल गया कि जो हमारा
एटम होता है, कोई भी एटम, क्योंकि हमने यहाँ पर गैस को लिया था और पॉजिटिव चार्जेस को ही हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को हमने कंसीडर नहीं किया है, तो उसके बेसिस पे ये पता चल गया कि एटम पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो हमारे एनोड रेज होते हैं, इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोला गया, एनोड रेज बोला गया। इसी को हम किनाल रेज भी बोलते हैं और इसी को हम पॉजिटिव रेज भी बोलते हैं। जो हमारे एनोड रेज होती हैं, ये एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्जेस के होते हैं उनसे बनी होती है, और कैथोड रे की तरह जो एनोड रे है ये भी एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। मतलब जो भी हमारे रेज होते हैं, ज्यादातर रेज ऐसी होती हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती हैं, वो बात इससे पता चल गई। इसके अलावा इसमें जो रे है उसमें पार्टिकल नेचर है या नहीं, ये पता करने के लिए सेम एज वही एक्सपेरिमेंट किया गया जैसा हमने इलेक्ट्रॉन में किया था। सेंटर के डिस्चार्ज ट्यूब के सेंटर में एक व्हील को रख दिया या एक पैडल को रख दिया कि रे कंसीडर होने के बाद ये जो पैडल है ये रोटेट होती है या नहीं होती है। तो आफ्टर एक्सपेरिमेंट ये पता चला कि ये जो पैडल है वो या जो व्हील है वो कैसी होती है, रोटेट होती है। उससे ये पता चल गया कि हमारा जो पार्टिकल होता है, कौन सा पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल होता है वो क्या करता है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, उसमें पार्टिकल नेचर होता है। जो पॉजिटिव रेस या एनोड रेस होती है उनमें पार्टिकल नेचर होता है। इसके अलावा इसको भी इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो इसमें भी जो डिफ्लेक्शन आया उस डिफ्लेक्शन से पता चला कि इसमें अपोजिट चार्जेस होते हैं। किसके कंपैरिजन में, जो नेगेटिव चार्ज होता है उससे अपोजिट चार्जेस प्रेजेंट होते हैं इन अ एनोड रे। दो इलेक्ट्रोड्स को लेके किया गया था, इलेक्ट्रॉन पे आपने देखा था। इसके अलावा जो एनोड रेस होती हैं, मेटल की शीट्स को पेनिट्रेट करने की एबिलिटी भी इनमें होती है, लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ अ कैथोड रे उससे कम होती है, मतलब वो उतने ज्यादा एबल नहीं होते। कैथोड रे के कंपैरिजन में कैथोड रे मेटल शीट को पेनिट्रेट करने में ज्यादा कैपेबल होती है। इसके अलावा ये जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी कंटेनर के अंदर या ट्यूब के अंदर इस रे को अगर पास करते हैं तो ये भी क्या करती है, एक फ्लोरोसेंस जनरेट करती है, जो कि ज्यादा होती है किससे, कैथोड रे के फ्लोरोसेंस से ज्यादा होती है। मतलब जो प्रोटॉन होते हैं जब किसी डिस्चार्ज ट्यूब में इनको पास किया जाता है तो ये ज्यादा लाइट को जनरेट करने की एबिलिटी रखते हैं। तो अगर हमको साइनिंग पता करनी हो एटम की तो हमको पॉजिटिव चार्ज की जगह सॉरी नेगेटिव चार्ज की जगह हमको पॉजिटिव चार्ज को क्या करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर बताया गया है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इसको डिस्कवर किया गया था अल्फा पार्टिकल्स के थ्रू। अल्फा पार्टिकल्स क्या होती हैं, देखिए जितने भी हमारे रेडियो एक्टिव नेचर के एटम होते हैं, रेडियो एक्टिव नेचर के एटम किनको बोला जाता है, ऐसा एटम जिसके न्यूक्लियस में हम क्या करते हैं, जब बम्बार्डमेंट करते हैं, मतलब दो न्यूक्लियस को आपस में टकराओगे तो उस उनके टकराने के थ्रू उसमें से एक एनर्जी जनरेट होती है, और वो एनर्जी एक रे के फॉर्म पे होती है, और वो रे क्या होती है, रेडियो एक्टिव रेज होती हैं, जिनको उनके कैरेक्टर के बेसिस पे क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है, और उनके कैरेक्टर के बेसिस पे उनको अल्फा, बीटा और गामा रे बोला जाता है। ठीक है, उसमें से जो अल्फा रे होती है, उसी अल्फा रे में एक पार्टिकल नेचर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल काफी फास्ट मूविंग पार्टिकल होते हैं क्योंकि ये रे के फॉर्म में जनरेट होते हैं इन अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो देखो अल्फा पार्टिकल्स को लेकर जब एक मेटल एटम, जिसको हम बोल रहे हैं बेरिलियम एटम, बेरिलियम एटम पर हम क्या करते हैं, बम्बार्डमेंट करते हैं। मतलब एक एटम को लिया और उस एटम पे आप स्ट्राइक करते जा रहे हो, किसका, अल्फा पार्टिकल का, मतलब उस एटम में आप अल्फा रेस को पास करते जा रहे हो, पास करते जा रहे हो, तो आप देखोगे कि उसमें से एक मास क्या होता है, एमिट होता है। मतलब एक मास निकलता है उसके न्यूक्लियस के थ्रू, और उसका जो मास निकलता है वो पूरी तरीके से कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। मतलब उस मास में ना तो पॉजिटिव चार्जेस होता है और ना तो नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट निकल रहा है, मतलब वो कि एक मैटर होगा,
ठीक है। और अगर मैटर है तो ऑब्वियसली सी बात है उसका कोई ना कोई मास होगा ही होगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी पार्टिकल को हो, जितनी भी छोटी पार्टिकल हो, चाहे वो आपको नेक्ड आई से दिखाई ही क्यों ना दे और साथ में आप उसको माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, तो अगर वो पार्टिकल नेचर में एग्जिस्ट कर रहा होगा तो याद रखिएगा उसका कोई ना कोई क्या होगा, मास जरूर होगा। तो इस वजह से यहाँ पे बताया गया है कि जब हम अल्फा पार्टिकल को लेकर बेरिलियम मेटल एटम पर क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो उसके स्ट्राइक करने के थ्रू एक मास जनरेट होता है और उस मास पर किसी भी तरीके का कोई चार्जेस प्रेजेंट नहीं होता। और वो जो मास जनरेट हुआ होता है वो न्यूक्लियस से ही जनरेट हुआ होता है। तो इससे ऐसा समझा गया कि जो भी एटम होता है उस एटम में एक अदर मतलब रेंज भी होता है या एक अदर पार्टिकल भी प्रेजेंट होता है जिसमें चार्जेस तो नहीं होते, लेकिन उसमें क्या प्रेजेंट होता है, मास प्रेजेंट होता है। और उसी पार्टिकल को क्या बोला गया, न्यूट्रल नेचर की का होने की वजह से, मतलब अगर किसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कोई चार्ज कैरेक्टर नहीं होता तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वो कौन से नेचर का है, न्यूट्रल नेचर का है। और न्यूट्रल नेचर का होने की वजह से उस पार्टिकल को क्या बोला गया, न्यूट्रॉन्स बोला गया। अब देखो इसमें मैंने क्या किया, बेरिलियम एटम पर अल्फा पार्टिकल्स को मैंने स्ट्राइक किया है, कोई अदर एटम हमने यूज नहीं किया है, तो ये भी कैरेक्टर बेस्ड होता है, याद रखिएगा इस बात को। बेरिलियम एटम सिर्फ नहीं है, कोई अदर एटम भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन सभी अदर एटम नहीं। ऐसे एटम जो कि अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, मतलब एब्सॉर्ब करके उसके थ्रू एक डिसोसिएशन प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, तब आप उस एटम को कंसीडर कर सकते हो न्यूट्रॉन्स के टेस्ट के लिए। ठीक है, तो बेरिलियम एटम पर जब हम स्ट्राइक करते हैं तो होता क्या है, देखो इक्वेशन पे यहाँ पे लिखा हुआ है हीलियम, पहले तो बेरिलियम लिखा है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, ओके मैंने इसकी पिक भी ली थी, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ तो देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा ये बेरिलियम एटम है और इस पर स्ट्राइक कर रहे हैं, मैंने क्या बोला, अल्फा पार्टिकल बोला। ठीक है, ये जो अल्फा पार्टिकल होता है ना बेटा, इसमें भी टू इसके क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, एटॉमिक नंबर मान के चलो, और फोर इसका क्या होता है, मास होता है। इसके मास के बेसिस पे इस अल्फा पार्टिकल को कौन से एटम के बराबर माना गया है, हीलियम एटम के बराबर माना गया है, क्योंकि हीलियम का मास कितना होता है, फोर होता है, आप इस बात को जानते हो। और सेम एज जो अल्फा पार्टिकल होता है उसका भी मास कितना होता है, फोर होता है। और ये फोर मास तभी पॉसिबल है जब इसके पास क्या हो, लगभग जो नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है इसके जो प्रेजेंट है वो कितने होने चाहिए, टू होने चाहिए, तभी पॉसिबल है। तो अगर अल्फा पार्टिकल फोर मास को शो कर रहा है, मतलब ये कौन से एटम के बराबर होगा, हीलियम एटम के बराबर होगा। इस वजह से यहाँ पर अल्फा पार्टिकल की जगह किसको शो किया गया है, हीलियम एटम को शो किया गया है। मतलब आपने बेरिलियम को लिया और बेरिलियम पर आप स्ट्राइक करते गए हो किसका, हीलियम एटम का। जब हम इस पे हीलियम एटम का स्ट्राइक करते हैं तो ये जो भी मास है, ये मास क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। और डिसोसिएट होने के बाद हमको दो एलिमेंट मिलते हैं, एक कार्बन मिलता है और दूसरा जिसका मास 1 हो, और एक मिलता है जिसका मास कितना हो, लगभग यहाँ पे 12 हो, उतना मास हमको मिलता है। तो 12 मास के बेस इस पे ये कंसीडर किया गया कि ये एक्स वाई जेड जो भी एटम आया है वो क्या है, कार्बन है, क्योंकि कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है। ऐसा मत सोचो कि इसके रिएक्शन से आपने कार्बन बनाया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मतलब इसको नॉर्मली कंसीडर किया गया है। कंसीडर कैसे किया गया है, देखो जैसे आपके पास मान लो आपने बेरिलियम एटम लिया और इस बेरिलियम एटम पर आपने हीलियम एटम या अल्फा पार्टिकल को क्या किया, स्ट्राइक किया। जब इसको इसके ऊपर स्ट्राइक करोगे तो एक्स एक कोई एटम बन रहा है और वाई कोई एटम बन रहा है, ठीक है, मतलब इन दोनों के डिसोसिएशन से ये बन रहा है, ये मान के चलो। ठीक है, जब ये बनता है तो इस वाले पार्टिकल का जो मास आता है वो 12 आता है और इस वाले पार्टिकल का जो मास आता है वो 1 आता है। ठीक है,
अब देखो इस 12 और 1 के बेसिस पे मैंने इसको क्या कंसीडर किया है, कार्बन कंसीडर किया, क्योंकि कार्बन का मास 12 होता है। और इसको मैं क्या कंसीडर कर सकती थी, हाइड्रोजन कंसीडर कर सकती थी, क्योंकि उसका मास कितना होता है, 1 होता है। बट डिफरेंस क्या आ गया कि इसमें मास तो है लेकिन किसी भी तरीके का कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, और चार्ज प्रेजेंट ना होने की वजह से इसको क्या नहीं कंसीडर किया गया, हाइड्रोजन कंसीडर नहीं किया गया। ठीक है, और इसमें जो यहाँ पर मास आ रहा है तो इसमें देखा गया कि इसमें चार्ज भी प्रेजेंट है, और जो चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव वो क्या है, इक्वल है, और लगभग कितना है, 6 है। और ये जो वाई एटम आया था इसमें मास तो इतना है लेकिन किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है। तो चार्ज ना होने की वजह से, अगर किसी मेटल पे चार्ज नहीं है मतलब वो कौन से नेचर का है, न्यूट्रल नेचर का है, ऐसा रेफरेंस किया जाता है। और उसके बेसिस पे ही ये जो एलिमेंट निकल के आया इसको क्या नाम दे दिया गया, न्यूट्रॉन का नाम दे दिया गया, क्योंकि इस एटम के डिसोसिएशन के थ्रू ये जो हमारा एक एटम बना, इस एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट है, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी इस हमारे एटम में था और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी था, लेकिन साथ ही साथ इसमें न्यूट्रल नेचर का भी पार्टिकल था जिसका मास तो है बट किसी भी तरीके का कोई चार्ज पार्टिकल उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से किसकी डिस्कवरी हुई थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी कि एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के अलावा एक अदर पार्टिकल भी प्रेजेंट होता है, उस पार्टिकल का जो मास है वो एटम के मास में कंसीडर किया जाता है, लेकिन उस पार्टिकल में किसी भी तरीके का कोई चार्जेस प्रेजेंट नहीं होता है, जिस वजह से उस पार्टिकल को न्यूट्रॉन का नाम दे दिया गया। और इस पार्टिकल की जिन्होंने डिस्कवरी की थी उनका नाम क्या था, चैडविक था। इन्होंने लगभग 1932 में इसकी डिस्कवरी की। तो न्यूट्रॉन भी एटम का एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है जिसका मास लगभग कितना होता है, 1.6747 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, और उसी को एम में लेते हैं तो कितना होता है, एटॉमिक मास यूनिट पे 1.008 एम होता है। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि इसका जो यूनिट मास का वैल्यू आएगा वो 1.6747 के इक्वल आएगा, मतलब उन दोनों से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है, किससे, जो हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है उनके मास से थोड़ा सा ज्यादा मास का होता है, ये बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो हमारा न्यूट्रॉन है उसके डिस्कवरर कौन थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किन्होंने की थी, जो हमारे कौन से साइंटिस्ट थे, जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने किसकी डिस्कवरी की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। उसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट गोल्डस्टीन थे, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट जो थे वो कौन थे, चैडविक थे। ठीक है, तो हमने तीनों की डिस्कवरी पढ़ ली है। इसके बाद हम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस, आइसोटोप्स, एक्सरे डिफ्रैक्शन और कुछ मॉडल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। यस मैम।